अफेक्ट करते हैं और वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको जो है यूं ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। पहले हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल के रिगार्डिंग और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, यहाँ से देखेंगे। कह रहा है भाई फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट और प्रोजेक्ट। मतलब कि वो कैपिटल जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होती है वो आपकी फिक्स कैपिटल कहलाती है या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल is related to investment decision and it is also called capital budgeting। तो फिक्स कैपिटल को मैनेज करना किससे रिलेटेड होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है। इसको हम पहले ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। तो जो कैपिटल बजटिंग का जो डिसीज़न होता है वो कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स एसेट होते हैं लार्ज अमाउंट लगता है और इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार गलत एसेट ले लिया तो कंपनी को हर्जाना भरना पड़ सकता है। इसका बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये डिसीज़न बहुत ही सोच समझ के लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड and investment in this asset is involving huge amount of fund. The capital budgeting decision include purchase of land, building, plant and machine, change of technology, expenditure of advertisement, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सब इसने खर्चों के नाम बता दिए, सारे फिक्स एसेट हैं। इनको भाई जब हम खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है, वो जो क्या खरीदना चाहिए, कौन सा एसेट खरीदे, कौन सी बिल्डिंग खरीदे, कौन सी मशीन खरीदें, किस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, रिसर्च डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है वो तो मेरे को पता चल गया कि भाई फिक्स कैपिटल क्या है जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है और उसको मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम ये डिसीज़न ले रहे होंगे तो कौन कौन से फैक्टर है जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट के अंदर की जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए वो फिक्स कैपिटल कहलाती है। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। और फिक्स कैपिटल आती कहाँ से है? इन सोर्स से आती है। इक्विटी से भी आ सकती है, प्रेफरेंस से भी आ सकती है, डिबेंचर से भी आ सकती है या लॉन्ग टर्म लोन से भी आ सकती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर विच आर एक्सप्लेन बिलो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल या कम चाहिए, इस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा कैपिटल चाहिए फिक्स वाली और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम चाहिए, सिर्फ यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही ईजी है और सबसे अच्छी बात है आता ही आता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। तो कह रहा है द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज इन्वॉल्विंग इन द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आपके बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है कि फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी होगी? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। तो भाई प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोड्यूस मशीन करेगी। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हो तो सिंपल सी बात है आपको क्या चाहिए? फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा? क्योंकि आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी कौन होती है? जो गुड्स बनाती नहीं है,
बने बनाए गुड्सों को बेचती है। गुड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ बेचना है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? गुड्स को सिर्फ बेचना है, तो बेचने के लिए बनाने थोड़ी है, मशीन बनाती है। तो ट्रेडिंग कंपनी को कम कैपिटल की ज़रूरत होती है फिक्स की, और मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग को बनाने नहीं है, सिर्फ बेचना है। तो बेचने के लिए तो किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, बनाने के लिए पड़ती है। इसी वजह से ट्रेडिंग कंपनी को कम और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज़्यादा जो है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या कम फिक्स कैपिटल चाहिए, ये आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बिजनेस किस टाइप का है वो आपको बताएगा, ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या कम चाहिए। दूसरा है सेल ऑफ ऑपरेशन। सेल ऑफ ऑपरेशन का मतलब छोटे लेवल पे काम करते हो या बड़े लेवल पे काम करते हो। मैंने मान लिया चलो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मेरे को फिक्स कैपिटल तो चाहिए, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में आप छोटे लेवल पे काम करते हो या बड़े लेवल पे काम करते हो। द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। वही सिंपल सी बात है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो ज़्यादा मशीनें चाहिए आपको, तो ज़्यादा मशीनें चाहिए तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, एज दे नीड मोर मशीन, क्योंकि आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो। और सिंपल सी बात है, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो आपका एक दो मशीन में काम हो जाएगा। भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो केवल 2 मशीनों से प्रोडक्शन करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 20 मशीनों से प्रोडक्शन करती है। तो किसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी? जो 20 मशीनों पे प्रोडक्शन कर रही है। तो आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो या बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक का मतलब आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो। टेक्नोलॉजी 2 तरीके की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, वेयर एज कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर लेस कैपिटल। क्या होती है लेबर इंटेंसिव और क्या होती है कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है आप मशीनों का यूज़ नहीं कर रहे, बाहर से लेबर को बुला रहे हो, ह्यूमन पावर का आप यूज़ कर रहे हो। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है आप लेबर ह्यूमन पावर का यूज़ ना करके मशीनरी पावर का यूज़ कर रहे हो, तो उसको कैपिटल कहते हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, ह्यूमन पावर का यूज़ करके या मशीनरी पावर का यूज़ करके। अगर मशीनरी का कर रहे हो तो ज़्यादा चाहिए और ह्यूमन का कर रहे हो तो आपको जो है कम चाहिए, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव का अगर यूज़ करोगे तो भाई मशीन वगैरह आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और अगर लेबर का करोगे तो आपको बंदे चाहिए, मशीन वगैरह नहीं चाहिए तो आपको कम ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी भी मैटर करती है, आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या कम फिक्स कैपिटल चाहिए। अच्छा, अब मान लो मैं तो मशीन का यूज़ करता हूँ, कैपिटल इंटेंसिव का ही मैं यूज़ करता हूँ। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मैं मशीन का ही यूज़ करता हूँ, कैपिटल इंटेंसिव का ही यूज़ करता हूँ। कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ कंपनीज ऐसी होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब कि कोई कंपनी अगर ऐसी है जो ऐसी मशीन का यूज़ कर रही है जिसमें अपग्रेड बहुत जल्दी जल्दी होता है, हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टरली, मंथली या हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ होता रहता है, उसके अंदर चेंज आता रहता है, नया वर्जन आता रहता है उसकी मशीन के अंदर। तो ऐसे उसको ज़्यादा चाहिए। क्यों? When new technology is invented, old machine become obsolete and they need to buy new plant and machine। क्योंकि अगर कुछ नया आएगा तो पुराना ख़राब हो जाएगा, और जब पुराना ख़राब हो जाएगा तो नया लेना पड़ेगा, तो नई मशीन लेनी पड़ेगी, तो भाई ज़्यादा कैपिटल चाहिए। मान लो आपकी जो कंपनी है कोई ऐसी मशीन को यूज़ करती है, 1 साल तक उसकी वो है, 1 साल बाद आपको दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, अब अपडेट होती रहती है वो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हर 1 साल बाद आपको पैसे चाहिए, हर 1 साल बाद पैसे चाहिए।
तो अगर आप कुछ ऐसी मशीन का यूज़ कर रहे हो जिसमें अपडेट बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो कंपनीज़ जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, मतलब 5-10 सालों में हो गई एक बारी तो हो गई, वरना नहीं, तो उनको कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बारी मशीन खरीद ली 5-10 साल तक वही चलेगी, अब छुट्टी। तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या कम फिक्स कैपिटल चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मशीन है उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, ये मैटर करता है। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मतलब कि आपकी जो कंपनी है विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान, वो कंपनी जिनके ग्रोथ के प्लान्स हैं, मतलब फ्यूचर के अंदर वो ग्रोथ वगैरह करेगी, तो उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए ज़्यादा प्लांट एंड मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ नई नई ब्रांचेस वगैरह ओपन करनी है, नई नई मशीनों को बाय करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के अंदर नहीं दिख रही है, कोई चांस ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है ग्रोथ का फ्यूचर के अंदर, तो भाई पुरानी नई मशीनें वगैरह ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का कोई उसका इरादा नहीं है, तो मशीनें चाहिए ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला जो वर्ड है वो है डाइवर्सिफिकेशन। इसमें बेटा हमें सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वो केस स्टडी बन के आती है और वो पूछता है बताइए इसमें कौन सा फैक्टर लग रहा है, इसलिए आपको ये लर्न करने पड़ेंगे सारे के सारे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी एक प्रोडक्ट की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कंपनी विच हैव प्लान to diversify their activity by including more range of products require more fixed capital। अगर आपकी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो डाइवर्सिफिकेशन अगर करती है तो ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा? एज टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट दे रिक्वायर मोर प्लांट एंड मशीन विच मीन मोर फिक्स कैपिटल। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे अगर अलग अलग टाइप के, तो ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, और अगर ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी अगर चाहिए तो भाई फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी अगर चाहिए तो उसकी वजह से ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, एक ही प्रोडक्ट बनाते हो, सिर्फ एक ही, तो भाई एक ही मशीन चाहिए, उसी से काम चलता रहेगा अपना, तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अब जब हम मशीन या तो होता है मशीन को खरीद ही लो, या कुछ कुछ मशीनें ऐसी होती है जिसको हम रेंट पे भी ले सकते हैं या फाइनेंस भी करा सकते हैं। तो मैं जो मशीन ख़रीद रहा हूँ या जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, क्या वो किराए पे मिलती है? क्या वो इंस्टॉलमेंट पे मिल सकती है? किस्तों में मिल सकती है? फाइनेंस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे, किस्तों पे मिलना। तो अगर इफ़ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटी ईजिली देन दे रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल। अगर किस्तों पे मिल जाएगी या किराए पे मिल जाएगी तो आपको कम पैसे चाहिए भाई। अगर 10 लाख की मशीन 10 किस्तों में चली जाए, 1-1 लाख रुपए, तो कम पैसा चाहिए ना। और वहीं अगर नहीं मिलता तो 10 के 10 लाख रुपए एक साथ जाते। तो अगर फाइनेंस और लीजिंग का मतलब होता है रेंट पर, अगर है फैसिलिटी तो बढ़िया है, तो कम चाहिए, क्योंकि ईजी किस्तों में जो है एसिड जो है आसानी से किस्तों पे आपको पे करके आप कर सकते हो, एज़ कंपैरिजन टू एक साथ जो है ह्यूज अमाउंट वन टाइम में पेड ना करके। आपको 10 लाख रुपए की मान लो मशीनें 1-1 लाख की किस्त बन गई तो मज़े आ जाएंगे आपके। लेकिन अगर भाई लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर तो मोर अमाउंट जो है आपको चाहिए होगा, 10 के 10 लाख रुपए एक साथ देने पड़ेंगे जो भी मशीन वगैरह आप जो है बाय कर रहे हैं। तो जो भी मशीन हम खरीद रहे हैं उस पर इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी या रेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ये भी मैटर करता है कि कंपनी को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या कम फिक्स कैपिटल चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या होता है? इफ़ कंपनी आर प्रेफरिंग
कोलैबोरेशन, joint venture, then companies will need less capital as they can share plant and machinery with their collaborators. But if company prefer to operate as independent unit, then there is more requirement of fixed capital. collaboration का क्या मतलब होता है बेटा? जॉइंट वेंचर, इसके नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए अगर कोई भी दो कंपनी आपस में कोलैब कर रही है, मिल के काम कर रही है, तो हो सकता है जो मशीन आपके पास नहीं हो दूसरी के पास हो, या जो मशीन दूसरी के पास नहीं है वो आपके पास हो। दोनों मिल बांट के काम करेंगी अगर, तो आपका काम बन जाएगा। अगर कोलैब आप कर रहे हो, जॉइंट वेंचर आप कर रहे हो, तो आपका काम बन जाएगा कम पैसों में। लेकिन आप चाहते हो मैं किसी के साथ कोलैब वोलैब नहीं करना चाहता, मैं अकेला काम करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की मशीन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मशीन लाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो टोटल 8 फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, ये लिखे हुए हैं सारे के सारे, 3 येरे 3 येरे 8 फैक्टर है जो हमें ये बता रहे हैं कि कंपनी के अंदर ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है या कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है, ये कैसे पता चलेगा। फिक्स कैपिटल होती क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी होता है वो फिक्स कैपिटल होता है, और इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि केस स्टडी के अंदर काम आते हैं, जैसे कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग फिक्स एसेट, टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, और यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं पॉइंट जो कि केस स्टडी में काम आएंगे। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के होते हैं ना, एक होते हैं शॉर्ट करंट एसेट से रिलेटेड, एक होते हैं नॉन करंट एसेट से रिलेटेड। तो करंट एसेट से रिलेटेड जो होते हैं वो वर्किंग कैपिटल कह सकते हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह सकते हो, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होते हैं उसको आप फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हो। मीनिंग एंड टाइप, वर्किंग कैपिटल रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। कह रहा है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमने रेशो के अंदर एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। आपके पास करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, ये होता है CA माइनस CL। मान लो आपके पास 5 लाख के करंट एसेट हैं, 2 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? 3 लाख। वर्किंग कैपिटल कितने ज़्यादा हैं, करंट एसेट कितने ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटी से, उसका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, देखिए। सबसे पहले बता रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके बाद ये आपको बताएगा नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समझते हैं। दिस रेफर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट, ऑल द करंट एसेट, सारे करंट एसेट सच एज कैश, BR, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेंट्री। These current asset get converted into cash within an accounting year, इन जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें सारे एसेट इंक्लूड हैं, वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दिस रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। जब मैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो क्या कहलाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब जब मैं केवल करंट एसेट की बात करूंगा, ओनली करंट एसेट की, तो वो मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। जब मैं केवल करंट एसेट की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे करंट एसेट जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल निकलती है, ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ये होती है नेट वाली। ये यहाँ पे जो है कहना चाह रहा है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? कह रहा है भाई करंट लायबिलिटी आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो लायबिलिटी जिनको मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है BP, क्रेडिटर, ये वाली चीज़ें।
करंट लाइबिलिटी आर सोर्स ऑफ फंड फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी का जो सोर्स है वो क्या है, करंट एसेट जब हम एक्वायर करते हैं किसी से तो हमारी करंट लाइबिलिटी जो है क्रिएट होती है। भाई क्रेडिटर क्यों बनते हैं, आप खुद सोचो, जब हमने उधार में माल खरीदा तो ही तो क्रेडिटर बने। ये यहाँ पे कह रहा है कि करंट लाइबिलिटी का सोर्स क्या है, करंट लाइबिलिटी क्रिएट कैसे होती है, जब हम करंट एसेट को एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब होता है बाय करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, सपोज कंपनी गेट क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक, देन स्टॉक इज करंट एसेट गेट क्रिएटेड विद द क्रेडिट परचेज विच इट्स करंट लाइबिलिटी। उधार में माल खरीदा तो भाई माल तो आ गया आपके पास, करंट एसेट तो आ गए, लेकिन लाइबिलिटी भी तो बन गई ना। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो व्हेन करंट लाइबिलिटी एक्सेस करंट लाइबिलिटी। कह रहा है नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव की भी हो सकती है अगर आपके करंट एसेट कम रह जाएं और करंट लाइबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव की जो है हो जाएगी। ये यहाँ पे जो है आपको बताना चाह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, द नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। जब मैं करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देता हूँ तो जो मेरे पास वर्किंग कैपिटल आती है या नेट वर्किंग कैपिटल जो आती है वो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन बताती है कंपनी की, कि कंपनी के पास कितना पैसा है या वो सारे के सारे आइटम जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल इम्प्लाई पॉजिटिव लिक्विडेशन पोजीशन वेयर एज नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट वीक एंड पुअर लिक्विडिटी पोजीशन। ये यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CA माइनस CL, ठीक है, या आप इसको वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो या नेट वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। अगर मान लीजिए ये आपके पास ये है तो मेरी कितनी आएगी 3 लाख पॉजिटिव का, लेकिन बेटा अगर हमारे पास ये है मान लीजिए 2 लाख माइनस 6 लाख तो ये कितना आएगा, ये अगर ये है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव का है अगर नेट वर्किंग कैपिटल तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव लिक्विडिटी, और अगर ये है तो हम क्या बोलेंगे, हम जो है ये बोलेंगे नेगेटिव लिक्विडिटी है, पैसे कम है कंपनी के पास, ये थोड़ी पुअर सिचुएशन है, गलत सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो पहले इसने आपको ये बताया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 2 तरीके की होती है, ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। पहले इसने ये बताया आपको, अभी ये नहीं बताया इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल होती क्या है ये बताया है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्योंकि करंट एसेट से रिलेटेड है। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो इसमें भी बेटा बिल्कुल वैसे ही पॉइंट हैं जैसे कि हमने, बस थोड़े बहुत अलग हैं, कुछ कुछ सेम ही है। जैसे सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। कह रहा है आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताएगा कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है या कम वर्किंग कैपिटल की नीड है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न और रिटेल शॉप, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग वाला है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा, तो अगर ट्रेडिंग है the requirement of working capital is less because length of operating cycle is small। तो अगर आपका ट्रेडिंग वाला है तो वो कह रहा है आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज़ स्मॉल। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बेटा, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, ये सब बेटा अकाउंट्स की टर्म्स हैं 3rd बुक की हमारी। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा है तो उससे पैसा जो है कितनी जल्दी रिकवर्ड हो सकता है, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब पैसा जल्दी रिकवर्ड हो जाएगा। तो जल्दी रिकवर्ड हो जाएगा तो सिंपल सी बात है आपके हाथ में कैश रहेगा, इतनी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है, तो स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होती है।
लेकिन वहीं पे अगर होलसेलर है एज कंपेयर टू रिटेल शॉप, तो उसको क्या है, उसको जो है मोर वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है, क्योंकि टू मेंटेन लार्ज स्टॉक एंड जनरली सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि ये बंदा जो है एक तो उधार में माल बेचता है, दूसरा इसको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको पैसा इतनी जल्दी नहीं मिल पाता, लेट मिलता है। इसका लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा बड़ा होता है, लेट पैसे आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, सेल ऑन क्रेडिट, मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे बेटा इसने आपको 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बताई है कि अगर आपकी रिटेल शॉप है जिसको ट्रेडिंग वाली कहते हैं, होलसेलर है, या अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर वो ये दूसरा स्केल, ये तो इजी है भाई, अगर बड़े लेवल पे करोगे तो ज़्यादा चाहिए, छोटे लेवल पे करोगे तो कम चाहिए। लार्ज क्या कहते हैं, जो बड़े लेवल पे करता है लार्ज स्केल पे, उसको भाई ज़्यादा चाहिए, और जो छोटे लेवल पे करता है उसको सिंपल सी बात है, उसको कम चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है भाई, कोई भी काम अगर छोटे लेवल पे करोगे, कम शेयर खरीदोगे तो कम पैसे चाहिए, ज़्यादा शेयर खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर शेयर के अकॉर्डिंगली समझे कोई भी काम, भाई जी 1 किलो आलू खरीदोगे कम पैसे चाहिए, 100 किलो आलू खरीदोगे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, कोई भी काम जब बड़े लेवल पे करते हैं तो पैसा ज़्यादा ही चाहिए होता है। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है जो थोड़ा अलग है, वो है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। इसका मतलब क्या होता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस का? होता क्या बेटा, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के साइकिल्स होते हैं। लाइक इस तरीके से ये जो है चलता है, इसको बूम पीरियड कहते हैं, इसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, इसको रिसेशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के फेसेस बिजनेस साइकिल में चलते रहते हैं। बूम पीरियड का मतलब होता है जब डिमांड वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, गुड्स वगैरह सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ बढ़िया चल रही होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूम पीरियड, जब डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। इसको कहते हैं डिप्रेशन, जब डिमांड डाउन हो जाती है। इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट, इसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, और इसको रिसेशन कहते हैं। तो इन सब में बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, आपकी वर्किंग कैपिटल इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, इम्प्रूवमेंट चल रही है, क्या चल रहा है? द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनी विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। कह रहा है वो कंपनीज जो कि क्या करती है, जो पूरे सीज़न अपना गुड्स वगैरह बेचती है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो तो कांस्टेंट रहती है। लेकिन वेयर एज द कंपनी विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स, जो सीजनल गुड्स बेचती हैं उनको क्या है, रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ड्यूरिंग सीजन एज मोर डिमांड। जो सीजन, जैसे मान लो एक मैं हूँ, अच्छा सॉरी बेटा ये मैं गलत आ गया, हम ये पढ़ रहे थे बिजनेस साइकिल में, सीजनल पे आ गया। यहाँ पे देखिए बता नहीं रहे हो कि मैं सीजनल पे आ गया, इधर पढ़ा रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो पता क्यों नहीं रही है कि मैं सीजनल पढ़ा रहा हूँ या बिजनेस साइकिल पढ़ा रहा हूँ? कह रहा है ड्यूरिंग बूम पीरियड। बूम पीरियड क्या होता है? मैंने बोला जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। बूम पीरियड का मतलब जब डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ज़्यादा उधार में माल बेचना पड़ेगा, जिससे हमारे डेटर ज़्यादा बनेंगे। सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब उधार माल ज़्यादा बिकेगा तो हम आपके पास कम रह जाएंगे पैसे, जिससे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। और जब डिप्रेशन का टाइम चल रहा होता है, जिसका मतलब है लो डिमांड, तो सिंपल सी बात है कम स्टॉक रखना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन होगी, कम डेटर बनेंगे, जिसकी वजह से कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बिजनेस साइकिल के अंदर बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। यही हमें बताता है कि ज़्यादा पैसे चाहिए या कम पैसे चाहिए। फोर्थ जो फैक्टर है बेटा ये है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर का मतलब, अब इसमें दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो 12 महीने प्रोडक्ट बेचती हैं। जो 12 महीने बेचती है उनको तो उनकी तो वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है कि भाई इतनी चाहिए, कुछ भी हो जाए हर महीने। लेकिन जो सीजनल बेचते हैं, जैसे मान लो कोई हीटर का काम करता है सर्दियों के अंदर, तो सिंपल सी बात है, अब वो सीजनल काम करता है, हीटर बेचता है सर्दी में, तो हीटर तो बहुत बिकते हैं सर्दी में, तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। या मान लो किसी का रजाई गद्दे का काम है, ठीक है, तो सर्दियों में तो ज़्यादा बिकते हैं ये सब चीज़ें, तो उसको ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से उसको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है। लेकिन अब उसी बंदे को जो अभी हीटर का काम, रजाई गद्दे का काम कर रहा है, गर्मियों में क्या है, गर्मियों में उसको कम वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी क्योंकि इतना स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, डिमांड ही नहीं होगी इन चीज़ों की। तो आप किस टाइप के गुड्स को बेचते हैं, सीजनल बेचते हैं, रेगुलर बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, ये चीज़ भी डिपेंड करती है आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है या कम वर्किंग कैपिटल की नीड है। अगला जो है वो है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ अ कंपनी इज़ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये वही पॉइंट है बेटा कि आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हो ऑफ प्रोडक्शन, देन मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायरमेंट, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कंपनी नीड टू मेंटेन इनफ कैश फ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट टू लेबर, तो उसको लेबर को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, तो उसके पास पैसे होने चाहिए हर महीने। लेकिन वो कंपनी जो कि मशीन का यूज़ करती है उसको बेटा कम वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है, क्योंकि बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन मशीन इज़ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड देयर विल बी लेस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो अब मशीन लिया है जब, तो अब तो हर महीने का खर्चा गया, अब तो किसी को सैलरी, किसी को वेजेस कुछ देनी ही नहीं, तो यहाँ पे जो है कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किस तरीके की आपकी, अब इसने बेटा टेक्नोलॉजी का पॉइंट समझाया है यहाँ पे, अभी आपको टेक्नोलॉजी का पॉइंट समझाया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे दो वर्ड इसने यूज़ किए थे, एक था टेक्नोलॉजी, एक है प्रोडक्शन साइकिल। अब देखिए प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है। इन केस ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, इफ़ प्रोडक्शन साइकिल is long, then more working capital will be required because it will be long time for converting raw material into finished goods। प्रोडक्शन ऊपर भी बेटा एक साइकिल आया था, वो कौन सा साइकिल था, अभी देखो ये था ऑपरेटिंग साइकिल बेटा, ये था ऑपरेटिंग साइकिल। ये मैंने क्या बताया था आपको कि आपने अगर उधार में माल बेचा है, तो कितनी जल्दी आपको पैसा रिकवर्ड हो सकता है, ये समझ सकते हो ऑपरेटिंग साइकिल। ये है प्रोडक्शन साइकिल के आप रॉ मटेरियल को कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो कह रहा है अगर भाई आपको बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन साइकिल छोटा होता है, जल्दी बन जाएगा, जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जल्दी बेच सकेंगे, तो ऐसे उसमें आपको कम वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। तो प्रोडक्शन साइकिल लंबा है या छोटा है ये डिपेंड करता है, और टेक्नोलॉजी कैसी है ये डिपेंड करता है आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है या कम वर्किंग कैपिटल की नीड है। अगला जो पॉइंट है वो है क्रेडिट अलाउ। आप अपने कस्टमर को उधार देते हो या नहीं देते हो, ये भी मैटर करता है। क्रेडिट पॉलिसी रेफर टू एवरेज पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। उधार देने के बाद कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर पैसे आएंगे, क्या क्रेडिट पॉलिसी है आपकी। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज क्रेडिट वर्थनेस ऑफ क्लाइंट्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स एक्सेट्रा। If the company is following liberal credit policy, then it will require more working capital, whereas if company is following strict or short term credit policy, then it can manage with less working capital।
दो तरीके की पॉलिसी बताइए बेटा इसने यहाँ पे। एक होती है कौन सी, मैं डार्क कर देता हूँ इसको। एक तो इसने बताई है आपको लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल, ये बताई इसने आपको। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी कौन सी होती है, जब कंपनी स्ट्रिक्टली बिहेवियर नहीं अपना रही है अपने डेटर के खिलाफ कि चल दे देगा कोई नहीं, चल दे देगा कोई नहीं, कुछ कर ही नहीं रही, तो बेटा वो जब दे देगा कोई नहीं, जब दे देगा कोई नहीं, तुम उधार बेचते रहो, आपकी तरफ से तो माल जाता रहेगा और आएगा कुछ नहीं, ठुल्लू, पैसे तो होंगे ही नहीं आपके पास क्योंकि उधार में बेच रहे हो, तो फिर कंपनी कहाँ से चलाओगे। और अगर आप बेटा स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को अपनाते हो, अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी को, तो मतलब कि आपने बेचा हो भैया 7 दिन 10 दिन के अंदर पैसे चाहिए मुझे, और इससे ज़्यादा टाइम पीरियड आप नहीं देते, तो भैया आपके पास माल बेचोगे हफ्ते भर में पैसा आएगा, माल बेचोगे हफ्ते भर में पैसा आएगा, आप स्मूथली रन कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर स्ट्रिक्टली अपना रहे हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लिबरल अगर अपना रहे हो कि चल दे देगा दे देगा दे देगा, तो वो फिर दे ही देगा, तो ऐसी उसमें आपको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। क्रेडिट अवेल, another factor related to credit policy is how much and for how long period company is getting credit from its supplier। वो बेटा ये क्रेडिट अलाउ किसके, ये क्या है क्रेडिट अलाउ, हम अपने कस्टमरों को ये डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्रेडिट अवेल का मतलब हमारा सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमको कितना अमाउंट और कितने टाइम पीरियड तक का उधार दे देता है। इफ़ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल जिससे हम कच्चा माल खरीदते हैं आर गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट देन कंपनी कैन मैनेज विद लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर वो लंबे समय के लिए उधार दे देगा हमें तो हमारे पैसे बच जाएंगे बेटा, हम उस पैसे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सप्लायर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्रेडिट देगा कि भाई ठीक है चल ले जा, लेकिन 1 हफ्ते में पैसा चाहिए मेरे को, तो ठीक है अभी तो ले जाएगा लेकिन 7 दिन बाद पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है क्रेडिट अवेल, ये क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये जो 6th पॉइंट है ये डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम कितना उधार देते हैं और हमें कौन कितने टाइम पीरियड के लिए उधार दे रहा है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। भाई जब वर्किंग कैपिटल होगी तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन बेटा स्मूथली रन कर पाएगी। फिर है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, द फर्म हैविंग हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल as compared to firm having low degree efficiency which require more working capital। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए एफिशिएंसी का मतलब समझिए, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप 1 घंटे में 10 गुड्स बनाते थे, ठीक है 1 घंटे में 10 गुड्स बनाते थे, लेकिन अब आप 1 घंटे में बेटा 15 गुड्स बनाने लग गए, तो हम बोलेंगे हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। या अगर बेटा मैं ये बोलूँ आप अब 40 मिनट में ही 10 गुड्स बनाने लग गए, तो ये सारे केस किसको इंडिकेट करेंगे, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। जो काम आप पहले से कम समय में या कम कॉस्ट पे कर दो या उससे अच्छा कर दो, तो वो इट्स कॉल्ड इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ 1 घंटे में पहले आप 10 गुड्स बनाते थे, अब 1 घंटे में आप 8 ही गुड्स बना रहे हो, या तो ये क्या होगा बेटा, इससे हम बोलेंगे कि अब आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप पहले से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो कह रहा है जिसकी एफिशिएंसी हाई डिग्री की होती है, हाई डिग्री ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, उनको जो है कम वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, और जिनकी लो होती है उनको ज़्यादा। फिर है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, उनका स्टॉक रखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़
ready supply of raw material and input, then firm can manage with less working capital. क्यों? क्योंकि हमें उसका स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जो 12 महीने मिलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. As they need not maintain stock of raw material or they can manage with very less stock. जो 12 महीने मिलेंगे किसी की कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बेटा कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो केवल 6 महीने मिलेंगे लेकिन ज़रूरत पूरी 12 महीने पड़ेगी. तो फिर अब क्या होगा, उसका तो स्टॉक रखना पड़ेगा अगले 6 महीने तक के लिए. वेयर एज इफ़ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नॉट स्मूथ देन फर्म नीड टू मेंटेन लार्ज स्टॉक और इन्वेंट्री टू कैरी द ऑपरेटिंग साइकिल स्मूथली. क्योंकि बेटा मैंने बोला भाई ज़रूरत 12 महीने है, मिलेगा 6 महीने, तो बाकी के 6 महीने क्या खाली थोड़ी ना रोटियाँ थोड़ी ना बेलेंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगी. तो 6 महीने तक का स्टॉक रखना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड है. तो आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो 12 महीने अवेलेबल होता है या 6 महीने अवेलेबल होता है, ये डिपेंड करता है आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. लेवल ऑफ कंपटीशन. अब जो काम आप कर रहे हो वही काम तो दूसरा भी कर रहा होगा. इफ़ द मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव, अगर कंपटीशन है तो कंपनी को क्या अपनाना पड़ेगा, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब कि एंड सप्लाई गुड्स ऑन टाइम. लिबरल का मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनानी अपने डेटर के विरुद्ध. उधार माल बेचना है, समय पर बेचना है. और लिबरल मतलब चल दे देगा पैसे, कोई नहीं. क्योंकि अगर आप लिबरल नहीं अपना रहे, आप अपना रहे हो स्ट्रिक्ट. इस पॉइंट को समझिए ज़रा. 2 कंपनी है, एक है ए और एक है बी. ए अपनाती है लिबरल और बी अपनाती है स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट का मतलब ये कहती है 1 हफ्ते में पैसा दे दियो और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. लिबरल का मतलब चल जब मर्जी दे दियो लेकिन जब हो दे देना. ये कह रही है जब हो दे देना, ये कह रही है जब हो दे देना. तो कस्टमर किससे लेगा, उधार. और सिंपल सी बात है, ए से लेगा. ए कह रहा है जब वो दे देना, बी कह रहा है 1 हफ्ते के अंदर पैसा चाहिए मेरे को, तो कस्टमर तो ए के पास आएगा. तो भाई जब कंपटीशन होता है तो बी को भी स्ट्रिक्ट नहीं लिबरल ही अपनानी पड़ेगी. क्योंकि अगर इसने लिबरल नहीं अपनाई तो वो सारे कस्टमर ए के पास चले जाएंगे, सारे उसी से उधार लेंगे, इससे कोई लेगा ही नहीं बी से. तो जब कंपटीशन होता है तो लिबरल अपनानी पड़ेगी. तो फिर तो उधार माल बेचना पड़ेगा और पैसा कब आएगा कुछ पता नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. लिबरल में ज़्यादा, स्ट्रिक्ट में कम होती है. हायर इन्वेंट्रीज हैव टू मेंटेन सो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर. और जब कोई कंपटीशन नहीं होता, एक अकेला बेचने वाला है, मोनोपोली है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर तो चाहे लिबरल अपनाओ या स्ट्रिक्ट अपनाओ, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो स्ट्रिक्ट ही अपनाएगा जब कंपटीशन नहीं है, तो कि पैसा आ जाना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर. तो ऐसी सिचुएशन में कम वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है. फिर है इन्फ्लेशन. अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज और राइज इन प्राइस. अगर गुड्स प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो सब राइज हो रही है. अगर सभी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेबर के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर है, तो ऐसी उसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए. और अगर नहीं है तो कम चाहिए, सिंपल सी बात है. बट इफ़ द कंपनी एबल टू increase the price of its own good as well, then there will be less problem of working capital. And last है growth prospectus. ये वही है बेटा कि अगर कंपनी की फ्यूचर के अंदर कुछ ग्रोथ की संभावना है, कुछ एक्सपेंड वगैरह करना चाहती है, आगे कोई चांसेस हैं, तो भाई मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अगर एक्सपेंशन के कोई चांस वगैरह हैं, क्योंकि अब लार्ज स्केल वगैरह पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल वगैरह, इनपुट वगैरह, अब सब कुछ आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना पड़ेगा. और अगर कोई ग्रोथ के चांस ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो. तो कम. यहाँ पे इसने दोनों के ही वर्किंग फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये जो हमने ये 12 पॉइंट जो इसने पढ़ाए हैं यहाँ पे, ये जो 12 पॉइंट इसने यहाँ पे पढ़ाए हैं, ये इसने यहाँ पे बता दिया कि कब ज़्यादा चाहिए
और कब कम चाहिए। शॉर्ट में इसने जितने भी हमने ये 12 पॉइंट पढ़े हैं, ये इसने इसकी शॉर्ट केवल वर्किंग की है, ये कहीं सोचो दोनों की है, केवल उसकी है वर्किंग की, ठीक है। वर्किंग के जो 12 पॉइंट इसने यहाँ पे समझाए हैं वो इसने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में बता दिए, और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो वर्क केस स्टडी के अंदर क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पूरा का पूरा यूनिट था, जिसके अंदर आपने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया है। ये ज़रा बेटा आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लीजिए कि आपने जो है इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कवर किया है। इन टॉपिक्स के अंदर आपने जो कवर किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसका रोल क्या होता है, ये आपने सबसे पहली बात तो पढ़ा है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल, ऑब्जेक्ट और मीनिंग क्या होता है। 3 तरीके के डिसीजन पढ़े थे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इन सब के मीनिंग और इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिक्स और वर्किंग कैपिटल क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये बेटा आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। देखिए बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना है, इन ये एक टॉपिक है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, और फिक्स को कौन से करते हैं, वर्किंग को कौन से करते हैं। इन 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कंपलसरी है 6 नंबर का, आएगा ही आएगा कि फिक्स को, वर्किंग को या कैपिटल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये बताइए, ठीक है। कौन से अफेक्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बेटा ये आता है और एक क्वेश्चन ये आएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो हमने कल सीखा है बेटा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कब डिवेंचर से पैसा लेना चाहिए, कब डिवेंचर से पैसा नहीं होना चाहिए, जिसको फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आता है आजकल तो बेटा, न्यूमेरिकल आ रहा है, लेकिन थ्योरी भी इसके ऊपर आती है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या होती है। तो इन टॉपिक से यही 2 क्वेश्चन बनते हैं और कोई क्वेश्चन जो है नहीं बनता बेटा। फिर जो है ये 3 डिसीजन हमने पढ़े थे, एक क्वेश्चन बेटा कंपलसरी है, तीनों डिसीजन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंपलसरी है, गारंटीड, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। इसके अलावा ये जो 2 टॉपिक हैं, ये दोनों फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, मतलब या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल ऑब्जेक्ट आएगा या फाइनेंशियल प्लानिंग के रोल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन बनने हैं बेटा आपके। एक क्वेश्चन बनना है फाइनेंशियल डिसीजन पे, एक क्वेश्चन बनना है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से, और एक क्वेश्चन बनना है आपका इससे, फिक्स, वर्किंग और कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और चौथा ये एक अलग टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। 4 क्वेश्चन बनने हैं बेसिकली बेटा आपके इसके अंदर, इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आना है, लेकिन पढ़ना तो हमें सारा पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि आएगा क्या, बट क्वेश्चन आता क्या है, किस टाइप से आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये है जी इस यूनिट के अंदर, ये यूनिट अब जो है ख़त्म हो गई है, इसका नाम था फाइनेंशियल